नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सोशल मीडिया ओटीटी पर गाइडलाइंस तय हो गई हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था होगी और UA7, UA13 जैसे श्रेणियां बनेगी। हिंसा, भाषा, सीन के आधार पर कैटेगरी बनेगी। 3 स्तर पर निगरानी का मैकेनिज्म बनेगा। ऐसे में कंपनियों को शिकायत स्तर पर नियुक्ति करनी होगी या नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी होगी। हर महीने शिकायत और कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा नोटिस के 72 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करनी होगी। यूजर को कंटेंट हटाने, एक्सेस रोकने का कारण भी बताना होगा। पहला स्तर पब्लिशर, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी। दर्शकों के उम्र के हिसाब से कंटेंट का वर्गीकरण किया जाएगा। तो ये सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं जिससे कि तमाम अफवाहों पर, फेक न्यूज़ पर और जिस तरह से तमाम आपत्तिजनक कंटेंट को सर्कुलेट किया जाता है उसको लेकर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाया जा सके। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए। ब्रजेश, सोशल मीडिया और ओटीटी पर प्रतिबंध हो, कुछ गाइडलाइंस रहे, उनका पालन किया जाए, इस तरीके की लगातार समय समय पर मांग उठती रही। जब भी वहां पर आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए देश की प्रभुता, संप्रभुता को खतरा हुआ, ऐसे में ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये उन तमाम आशंकाओं पर कितना प्रतिबंध लगा पाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल मीडिया आज तेजी से बढ़ता हुआ न सिर्फ एक जो है बाजार है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी व्यूअरशिप आपके डिजिटल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है और देश में एक तरह का परसेप्शन बनाने में डिजिटल मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसी बीच जो एक हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाएं सामने आई कि सोशल मीडिया के जरिए समाज में जहर घोलने का काम किया गया, वैमनस्यता फैलाने का काम किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो वल्गैरिटी तेजी के साथ बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार पर दबाव बन रहा है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया पर भी अब अंकुश लगाने की जरूरत है। इसी को लेकर के आज सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। सोशल मीडिया और ओटीटी पर अब नए नियम लागू किए गए हैं और उसके तहत कई बैरियर्स लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ओटीटी को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लीजिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हमने 100 दिन का समय दिया, आपने कुछ नहीं किया। इसलिए मजबूरन अब सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और नए निर्देश। आपने ओटीटी का ब्रजेश जिक्र किया है। तांडव वेब सीरीज जनवरी में रिलीज हुई थी और उसके बाद से लगातार ये तमाम सवाल उठने लगे थे कि सेंसर बोर्ड जिस तरह फिल्मों के प्रमाणन करता है उस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली वेब सीरीज पर कोई भी सेंसरशिप क्यों नहीं होती। तो क्या आज की गाइडलाइंस ये बताती है कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली कोई भी फिल्म या कोई भी वेब सीरीज अब एक इसी तरीके के सेंसरशिप के अंदर आ जाएगी? देखिए, आनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आप अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं तो क्यों नहीं आप पर जो है सेंसरशिप होनी चाहिए। अगर फिल्म जब कोई पहले पर्दे पर लॉन्च होती है फिल्म, उससे पहले उसकी सेंसरशिप होती है। अखबार अगर छपते हैं तो उसके लिए सेंसरशिप होती है। तो फिर ओटीटी के जरिए अगर आप इंफॉर्मेशन या फिर मनोरंजन को आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर उसकी सेंसरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए। और इसका नाजायज फायदा लगातार उठाया जा रहा था। जिस तरह की अश्लील एक कंटेंट को जो है परोसा जा रहा था, उससे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा और इसी को लेकर अब सरकार पर दबाव बन रहा है लगातार कि ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए और उसी के तहत अब नए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत ओटीटी को अपने कंटेंट को रेगुलेट करना होगा। डिजिटल मीडिया में अगर कोई भ्रामक जानकारी है तो उसका ओरिजिन जनरेट करना होगा, यानी जो सबसे पहला जो जिसने सबसे पहले माफ कीजिएगा, जब इसने अपलोड किया वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन भ्रामक जानकारी जो है परोसी है, उसका पता लगा के उसकी खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। साफ तौर पर यह है कि अब सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करने के लिए जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी स्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है। कंपनियों को भी जवाबदेह बनाने की बात की गई है कि वो तमाम कंपनियां अपने लिए न सिर्फ नोडल एजेंसी को हायर करें बल्कि इसके साथ ही कम्युनिकेशन ऑफिसर भी तैनात करें जो है। उनको बाकायदा एक एक कंटेंट के बारे में अगर अभी इससे पहले क्या होता है, कोई भी कंटेंट चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो बगैर किसी जानकारी के उसको आपका डिलीट कर देता है। लेकिन अब आपको ये उन कंपनियों को भी बताना होगा कि आखिर आपने अगर ये कंटेंट डिलीट किया है या फिर आपने म्यूट किया है तो वो क्यों किया है।
उसके पीछे वजह क्या है, तो दोनों तरफ से जवाबदेह बनाने की जो कवायद की गई है। ब्रजेश, जिस तरह से चुनावों के दौरान भी खास तौर से देखा जाता है और वैसे भी समय समय पर कोई भी घटना अगर बड़ी होती है, किसान आंदोलन का जिक्र कर ले, 26 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई, सोशल मीडिया का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया, फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता है, ट्विटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं हमने कई घटनाओं में देखा है, चाहे वो व्हाइट हाउस की घटना का जिक्र करें या फिर 26 जनवरी का। तो ये जो सोशल मीडिया पर मोबिलाइजेशन बहुत इंस्टेंट तरीके से होता है, क्या अब कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट है और अगर कोई भी रिपोर्ट करता है, कोई भी यूजर रिपोर्ट करता है, तो क्या वो आपत्तिजनक कंटेंट बहुत जल्दी होगा कि उस पर नियंत्रण पा लिया जाए, जो पहले नहीं होता या अभी भी नहीं होता? गाइडलाइंस के बाद होगा क्या? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, सरकार ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर उस जो आपत्तिजनक पोस्ट है उसको ब्रजेश, आपको यहां पर रोकूंगा। ब्रजेश, मैं आपको यहां पर रोकूंगा। अभिनेता हमारे साथ शक्ति कपूर जी जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। हमारा संपर्क उनसे टूट गया। ब्रजेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए, तब तक हम दोबारा कहीं ना कहीं अगर कोई किसी भी कंटेंट को लेकर कंप्लेन है तो 24 घंटे के अंदर ये उस कंटेंट को हटाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लगातार अब जो चूंकि एक शिकायतें आ रही हैं, इसलिए चीफ कंप्लेनेंट ऑफिसर की तैनाती करना मैंडेटरी होगा। नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, जो लीगल फॉर्म के साथ, जो है लीगल कंपनियों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ एक तरह से कम्युनिकेट कर सके, वो आपको रखना बेहद जरूरी होगा। तो इस तरीके से तमाम कोशिशें की गई हैं। इसके जरिए 3 महीने के अंदर ये पूरी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कवायद बताती हैं कि सरकार अब डिजिटल मीडिया को लेकर के भी अब बेहद ही सीरियस है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके बाढ़ आई है, तमाम एक से एक ऐसे लोग जिनको किसी भी कंटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी अपनी राय रख रहा है, फर्जी तरीके से कंटेंट को अपलोड कर रहा है और उससे भ्रामक जानकारी से समाज में एक अलग जो है तरह का माहौल बन रहा है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने अब ये कड़े कदम उठाए हैं। इससे पहले ही सरकार ने इंडिकेट कर दिया था कि वो डिजिटल इससे पहले भी अगर देखा जाए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो व्हाट्सएप की हम बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, समय समय पर इनको ये कहा जाता रहा कि आप कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाइए, कुछ ऐसे टेक्निक बनाइए, मैकेनिज्म बनाइए कि जो तमाम अफवाहें, भ्रामक खबरें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का समय समय पर जिक्र होता रहा कि वो तमाम तरह की भ्रामक कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी उस पर साझा करता है, तो कोशिशें भी की गई, लेकिन क्या वो कोशिशें नाकाफी थी? और साथ ही साथ अब ये जो तमाम प्रतिबंध लगाने के लिए गाइडलाइंस बना दी गई, ये पुख्ता तौर पर साबित हो जाएंगी? तो सर, सबसे बड़ी बात आप देखिए, अगर आप 130-140 करोड़ की आबादी में आप देखिए तो लगभग आपके पास 55-53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर है, 40 करोड़ फेसबुक यूजर है, 1 करोड़ से ज्यादा ट्विटर के यूजर है। ये आपको बताते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये सोशल मीडिया का एक तरह से आधिपत्य है। और अगर आपके 130 करोड़ की आबादी में 53 करोड़ आपके पास व्हाट्सएप यूजर है और एक व्हाट्सएप में एक गलत जानकारी आधे से ज्यादा आबादी को न सिर्फ खतरे में डाल सकती है, बल्कि समाज में एक बड़ा एक तरह से देखा जाए तो चाहे वो तमाम अब हिंसा की बात होती है, एनआरसी के समय में हम लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरों में आप आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से यह खबर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी यह खबर। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे अखिलेश यादव। 3 जिलों के 1200 कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं और इसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जिलों के 1200 कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव निकल रहे हैं और इसी की एक तस्वीर, शुरुआती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। उसी दौरान की यह तस्वीर, वाराणसी से एयरपोर्ट के बाहर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे स्वागत करने के लिए अखिलेश यादव का। तो 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी।
जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों हैं? ये जो भारत की जितनी भी नदियाँ थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? और जब आज अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे। संवाददाता आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आकाश, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल के 3 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव निकले हैं। आप किस तरीके की आबो हवा को आप देख पा रहे हैं वहां पर? ये तुषार, ये बहुत खुशी की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वाराणसी सहित पूर्वांचल के दौरे पर है। ये खुशी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री इस समय जौनपुर में है। जौनपुर के बाद आज शाम को 5 बजे संकट मोचन मंदिर में आएंगे, मुलाकात करेंगे और रात्रि विश्राम भी वाराणसी में रहेगा। इसके बाद अगला कार्यक्रम मिर्जापुर रहेगा। मिर्जापुर से फिर 27 तारीख को वाराणसी आएंगे, जहाँ संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर भी जाएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी है, इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कितनी खुशी है इनको। अब यादव खुद आज धरातल पे है, क्या लग रहा है, कितनी खुशी? बहुत अपार। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो अब समाजवादियों को बहुत अपार खुशी। और उसके बाद आज हमारे पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव जी का देहांत हो गया, तो उससे द्वार करने गए हैं और वहाँ से द्वार करके जब आएंगे बदान में वो संकट मोचन जी का दर्शन करने के बाद करेंगे। उसके सुबह जो है कि मिर्जापुर जाए और मिर्जापुर के बाद फिर बदान में 27 तारीख को लगता है। बताइए, 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पे हैं, कोई बड़ी रणनीति? अब जी बड़ी तैयारी है 2022 की, जिसमें सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पहले से लोग कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब आप जो है कि निकलने का काम करिए, और जो दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जहां तक कि जो लोग मरे भी हैं, उनके द्वार पर जाकर के उन संवेदना व्यक्त करना, ये हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कदम उठाए हैं और उनके पीड़ित लोगों के बीच में जो जाने का काम करते हैं, ऐसे में हम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इतना खुशी है, अपार खुशी है। और इस खुशी का इजहार हम ऐसे देखने में ही आपको लगेगा, जहां भी देखते हैं कि जितना भी नौजवान कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, एक हुजूम में चलने का काम करते हैं और अपने निष्ठा से रहते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देने का काम करते हैं, इससे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित रहते हैं। जैसे हम लोग मिलते हैं तो नाम लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है ये लोग और बहुत खुशी है, क्योंकि पूर्वांचल दौरे पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन है। ऐसे में समाजवादी फिर एक जोश जज्बे के साथ धरातल पे आ चुके हैं। जी तो सर ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्ती में किसानों की महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शिरकत की है। शहीद किसानों की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। तो बस्ती में किसानों की महापंचायत की तस्वीर सामने आई है। आपको बता रहे कि बस्ती में किसानों की महापंचायत थी। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शिरकत की। भारतीय किसान अध्यक्ष नरेश टिकैत की यह तस्वीर बस्ती से किसानों की महापंचायत में पहुंचे। बस्ती में किसानों की महापंचायत जिसमें पहुंचे नरेश टिकैत, उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी उसी गेहूं का जो मिलता है आपको, वो भी कंपनियां करती क्या हम ये तो बनाने के लिए, कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए तो खाद और बीज निश्चित रूप से उनके यहाँ कोई सामान्य राघवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बस्ती की महापंचायत में नरेश टिकैत पहुंचे, तो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ वहां पर?
आपको बता दें, बत्ती पहुंचने के बाद मुंडरवा में शहीद किसानों के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद फिर किसान पंचायत में बैठे, जिसमें भारी संख्या में किसान बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ता आए हुए हैं। साथ ही इसमें कांग्रेस और सपा के भी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया इस महा किसान पंचायत में। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सत्ताईस फरवरी को प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा रहेगा और रविदास जयंती के दिन रविदास मंदिर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। 27 फरवरी को दौरा वाराणसी का रहेगा। रविदास जयंती उस दिन है और उसी दिन रविदास मंदिर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में प्रियंका गांधी गरजती बरसती नजर आएंगी। फिलहाल सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है 27 फरवरी को। 27 फरवरी के दिन रविदास जयंती भी है और ऐसे में प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही है। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावों से पहले एक्टिव नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी और हर उन जगहों पर जा रही हैं जहां पर जाकर वो अपनी धमक दिखा सकती है। तो प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र में पहुंच रही हैं और लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा रविदास मंदिर जाएंगी, वहां पर भी संबोधित करेंगी। रविदास जयंती उस दिन है और ऐसे में रविदास जयंती पर रविदास मंदिर जाएंगी। तो सुबह 11 बजे का कार्यक्रम 27 फरवरी का रहेगा। वाराणसी दौरे पर रहेंगी। तो प्रियंका गांधी के दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले? आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश के लोगों का दुख दर्द बांट रही हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा करते हैं। अरे हिम्मत नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि वो सच का सामना कर सकें। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आधी रात में डीजल पेट्रोल डालकर जलवा दिया जा रहा। सच्चाई यह है कि बलात्कार करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को स्वच्छंद घूमते हैं और सरकार उनका बचाव करती है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, एक उस शहीद की बेटी, शहीद की पोती के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने मुंह से धर्म, मंदिर और भगवान राम की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कौन होते? खबर कानपुर से है जहां पर केडीए के डीजल घोटाले पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। घोटाले को लेकर 5 कर्मियों पर गाजगिरी है। 3 अवर अभियंताओं को निलंबित किया गया। कमेंद्र सिंह, असद अली सिद्दीकी और रविंद्र प्रकाश निलंबित कर दिए गए। केयर टेकर के 3 कर्मचारी सुनील और मुकेश भी निलंबित हुए हैं। केडीए में 2.5 करोड़ रुपए के डीजल का घोटाला हुआ था। 2017 से 2019 के बीच हर महीने दिखाई गई थी ज्यादा खपत। तो घोटाले को लेकर 5 कर्मियों पर गाजगिरी है। कानपुर का मामला है। 3 अवर अभियंताओं को निलंबित किया गया। कमेंद्र सिंह, असद अली सिद्दीकी और रविंद्र प्रकाश ये निलंबित किए गए हैं। तो केडीए से बड़ी खबर इस वक्त घोटाले को लेकर 5 कर्मियों पर गाजगिरी है। तो केटीए में एक बड़ी कार्रवाई देखी गई। 2017 से 2019 के बीच हर महीने ज्यादा खपत दिखाई गई। कानपुर के अंदर डीजल घोटाला हुआ। केटीए के अंदर डीजल घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 कर्मचारी उन पर गाजगिरी है और निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें कि 5 कर्मियों पर गाजगिरी है। केटीए के 5 कर्मी हैं। ये 3 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। तो कमेंद्र सिंह, असद अली सिद्दीकी और रविंद्र प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। तो केयर टेकर के 3 कर्मचारी सुनील और मुकेश भी निलंबित किए गए हैं। केडीए में 2.5 करोड़ रुपए के डीजल का घोटाला हुआ था। 2017 से 2019 के बीच हर महीने ज्यादा खपत दिखाई गई थी, जिसके चलते ये घोटाला हुआ। शिकायत दर्ज हुई और अब जाकर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर 5 कर्मियों पर गाजगिरी है। तो केडीए के अंदर ये एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिस पर कार्रवाई अब जाकर हुई है। 2017 से 2019 के बीच में ज्यादा खपत दिखाई गई। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, केडीए में जो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हुआ था, उस पर कार्रवाई की गई है। ये 5 कर्मियों पर गाजगिरी है। क्या मामला है और किस तरह से कार्रवाई की गई?
ये पूरा मामला जो केडीए का है, लगातार केडीए में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो जहाँ पर केडीए में जो बिजली आपूर्ति होती थी और लाइट जाने पर जो डीजल का जो पैसा होता था, लेकिन लाइट आने के बाद भी डीजल का पैसा कामजूम चलता रहा और 2 करोड़ 2.57 करोड़ का घोटाला किया गया। इस घोटाले की जब पूरे मामले की जांच जब केडीए उपाध्यक्ष पहुंची, उन्होंने पूरे मामले की जांच कराई और जांच में यह बात सामने आई कि जो वहाँ के अभियंता हैं 3 और 2 कर्मचारी ने 5 ने मिलकर के इतना लंबा घोटाला किया। इस पूरे मामले पर केडीए उपाध्यक्ष ने 5 पर कार्रवाई की है। 3 अभियंताओं के सस्पेंड और उन पर विभागीय जांच के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। इसके साथ ही जो 2 कर्मचारी और हैं, उनसे सुनील कुमार और मुकेश कुमार, इनको सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में केडीए उपाध्यक्ष जो राकेश कुमार, उनका कहना है कि इस तरह के जो और लोग भी घोटाले में शामिल है, उनकी भी चिट्ठा खोला जा रहा है और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि केडीए में जिस तरह का जो खेल चल रहा है, हर जगह घोटाले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पुराने कर्मचारी जो अभी भी केडीए में जमे हुए हैं, वो इस तरह के घोटाले और इस तरह के जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि इन पर जो और कर्मचारी या अभियंता है, उन पर कब और कैसे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बिजनौर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 50 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तो बिजनौर से एक खबर है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। ठगी करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। सभी आरोपी जम्मू कश्मीर से करते थे ऑनलाइन ठगी और बिजनौर के रहने वाले हैं सारे आरोपी। तो 50 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर ये ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, जो बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं।